हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। कल हमने थोड़ा सा क्रियाकलाप शुरू कर दिया था कि किस तरीके से हम हमारा भोजन जो पाचन होता है हमारे पेट में, वो किस तरीके से होता है। बॉडी हमारा भोजन पाचन किस तरीके से करती है। थोड़े से हमने क्रियाकलाप कर लिए थे और आज हम करेंगे कि लार किस तरीके से कार्य करता है हमारे पेट में। ठीक है, जो लार होता है उसका क्या कार्य होता है हमारे पाचन तंत्र के अंदर। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो हेडिंग डालिए, लार के कार्य। लार के किस तरीके के कार्य होते हैं और वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो पढ़ाने को क्या है कि डायरेक्ट करा दो, पर ये है कि लिखने से और समझाने से आपको अच्छे समझ में आएगा। पर हम हल्के हल्के चलेंगे, कोई जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, पर अच्छे से समझेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है तो वो भी आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन छूट सके आपको आपका। ठीक है, आप इस तरीके से पढ़ाना कि कोई पॉइंट छूटे ना। ठीक है, देखिए पहला काम होता है इसका, दांतों को, जो दांत होते हैं हमारे, साफ रखना। दांतों को साफ रखना। ठीक है, लार का पहला काम होता है दांतों को साफ रखना। हम ब्रश करते हैं, ब्रश की जरूरत नहीं होती है। पहले के लोग क्या ब्रश करते थे? आदि आदि मानव लोग क्या ब्रश करते थे? नहीं, क्योंकि जो उनकी लार होती है वही दांतों को साफ रखती है। ठीक है, ब्रश से क्या होता है कि अब लोगों के दांत खराब होते हैं और आगे चल करके बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्रश करने से उसमें केमिकल वगैरह होता है, उसके बाद वो रिएक्शन करता है दांतों के साथ और वो उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इससे तो जो पहले के लोग होते थे वो ब्रश नहीं करते थे तो थोड़ा सा आपके गांव में या नीम होता होगा, नीम से कुछ लोग ब्रश करते हैं, और कुछ लोग मतलब बबूल का पेड़ होता होगा उससे ब्रश करते हैं। ठीक है, उससे दांतों को मजबूती मिलती है। ठीक है, तो ये पहला होता है लार का काम, दांतों को साफ रखना। दूसरा काम होता है भोजन को मुलायम व फिसलन भरा बनाना। ठीक है, फिसलन भरा बनाना, भोजन को मुलायम व फिसलन भरा बनाना। तीसरा पॉइंट है, लार में लाइसोजोम होते हैं जो जो जीवाणुओं का खात्मा करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम होते हैं लार में जो जीवाणुओं का खात्मा करते हैं। ठीक है, लार हॉट व मुख गुहा को गीला रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि लार की वजह से ही जो हमारे होंठ होते हैं
और मुख गुहा होता है, जो हमारा मुंह होता है लार की वजह से गीला रहता है, पता है ना आपको, ठीक है, गीला रखने में सहायता करते हैं, ठीक है। कि पांचवा पॉइंट देखिए, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। लार में एक टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। स्टार्च आप समझ चुके होंगे, मंड, यानी कि जो हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है भोजन, उसी को हम स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। उस भोजन को पाचन करने में सहायक होता है। कौन सा लार में कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम। पूछ सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जीव, जो हमारी जीव होती है, भोजन को लार में मिलाने सहायता करती है, ठीक है। जो जीव होती है भोजन को लार में मिलाने में सहायता करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, देखिए, मुख में भोजन प्रवेश करने के बाद ग्रसिका से होते हुए अमाशय तक जाता है, ठीक है। मुख से नीचे जो छोटी सी नली होती है, जैसे कि हमारी ये वाली नली, ठीक है, ये हमारा मुख है, इससे नीचे वाली जो नली होती है, हमारा अमाशय यहाँ होता है, और यहाँ से नीचे तक जो खाना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेसिका। क्या बोलते हैं? ग्रेसिका, ठीक है। जो नली होती है बीच में हमारी, जो खाना नीचे तक ले जाती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेसिका। क्या बोलते हैं? ग्रेसिका, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। मुख से हम भोजन को प्रवेश करते हैं, उसके बाद वो ग्रेसिका के जरिए होते हुए अमाशय तक जाता है, ठीक है। रखना आपको अच्छा रहेगा। ग्रेसिका में भोजन का किसी तरह का पाचन नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है, कि ग्रसिका में भोजन का किसी तरह का पाचन नहीं होता है, नहीं होता है, सही है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि पूछ सकता है कि इनमें से बताइए कि किस किस हमारे ऑर्गन में भोजन का पाचन नहीं होता है।
तो उसमें ऑप्शन देगा ग्रसिका। ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। और प्रत्येक अंग में भोजन का पाचन होता है। जैसे कि हम मुंह में अपना खाना ऐसे ही लेते हैं या मतलब रखते हैं तो हमारा पाचन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। किसके जरिए? लार के जरिए, सलाइवा के जरिए, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है, ठीक। और लिखिए, ग्रसिका में कोई पाचन ग्रंथियां नहीं होती हैं। ग्रसिका में कोई पाचन ग्रंथियां नहीं होती, इसलिए यहां पर पाचन नहीं होता है। लिखिए आगे, अमाशय स्टोमच जे आकार का अंग होता है। जो हमारा अमाशय होता है वो कौन से आकार का होता है? जे आकार का, ठीक है। जे आकार का होता है, जे आकार का अंग होता है, ठीक है। जो भोजन ग्रहण करने पर फैल जाता है। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो ये फैल जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए हमने अमाशय तक देख लिया था। अभी अमाशय के बाद अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं। अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं। उस ग्रंथियों में 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है पेप्सिन। इन तीनों का कुछ ना कुछ काम होता है। फिर श्लेष्मा होता है, तीसरा होता है श्लेष्मा। इन तीनों का अलग अलग काम होता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, उसे अंग्रेजी में ग्लैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जठर रस में मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या एंजाइम पेप्सिन व श्लेष्मा म्यूकस मौजूद होता है। यानी कि 3 प्रकार का जठर रस होता है, HCl, एंजाइम पेप्सिन या श्लेष्मा म्यूकस। ये तीनों पाचन करने में बहुत सहायक होते हैं। किस किस तरीके से पाचन करते हैं, इनका क्या क्या पाचन होता है देखिए। अमाशय की भित्ति में 3 बेलनाकार जठर ग्रंथियां होती हैं। इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, HCl, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा म्यूकस, ठीक है। इनके बारे में बात कर रहे हैं कि 3 बेलनाकार होती हैं। किसके आकार में होती है? बेलनाकार, ठीक है। और HCl अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, यानी कि एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि हमारा खाना टूट सके, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके उसे पाचन क्रिया शुरू कर दे, ठीक है। माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है, जो खाना पचने के लिए शुरू होता है उसकी क्रिया में सहायता करता है। HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया व अन्य हानिकारक पदार्थों को भी नष्ट कर देता है। आप ये सोचते हैं कि हमारे खाने के साथ बहुत से सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं। शाम का खाना सुबह खाएं, सुबह का खाना शाम को खाएं, तो भी आपको कुछ नहीं होता। क्यों? HCl की वजह से। HCl क्या काम करता है? HCl ये काम करता है कि जो हमारे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मार देता है, उन्हें नष्ट कर देता है, और वो आपके खाना पचाने में सहायक होता है, ठीक है। और उन्हें भी जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी अच्छी तरह से पचा देता है, ठीक है। फिर पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन का पाचन होता है, यानी कि नाम क्या है? पेप्सिन, ठीक है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पाचन करने में सहायक होता है, ठीक है। तीसरा आता है श्लेष्मा का कार्य अमाशय के अस्तर को HCl से सुरक्षित रखना होता है, सही है।
HCl ज्यादा ना हो जाए, श्लेष्मा का क्या कार्य होता है, HCl हमारे आमाशय में ज्यादा ना हो जाए, यानी कि हमारे स्टमक में HCl ज्यादा ना हो जाए, उसको संतुलन करने में सहायक होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा आमाशय ये है, ठीक है, इस तरीके का आमाशय है, सही, और इसके चारों ओर यानी कि इसकी भित्तियों पर श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा होता है, इनकी भित्तियों पर चिपका रहता है कि हमारी जो भित्ति होती है हमारे स्टमक की यानी कि आमाशय की, उस पर चिपका रहता है कि जो HCl है उनको हानिकारक ना पहुंचाए, यानी हानिकारक ना कर दे या घातक ना कर दे, इनके अंदर तक उनकी अपनी परत जमा लेती है, जो कि हमारा HCl होता है, इनको कुछ हानिकारक ना पहुंचाए, ठीक है, इनको कुछ नुकसान ना पहुंचाए, और श्लेष्मा अच्छी तरह से उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, किससे, HCl से, और HCl अपना काम इस स्टमक में या आमाशय में करता रहे अच्छी से, ठीक है, पाचन ग्रंथियों में अच्छे से पाचन करता रहे और हमारे भोजन को पचा करके आगे पहुंचाए। ठीक है, आपको यहां तक अच्छे समझ में आ चुका होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारा जो खाना था आमाशय से निकल करके कहा जाता है छोटी आंत में, आमाशय से निकल करके कहा जाता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत हेडिंग डालेंगे, छोटी आंत, उस जो आमाशय में खाना होता है किस तरीके से पचता है, और 3 रसों के द्वारा 3 रस होते हैं, उसका पहला होता है HCl की मदद से, और दूसरा होता है पेप्सिन की मदद से, तीसरा होता है श्लेष्मा की मदद से, म्यूकस, इसे अंग्रेजी में म्यूकस कहते हैं। ठीक है, इन तीनों की मदद से हमारा आमाशय में खाना पचता है। आमाशय में जो खाना अपचा रह जाता है, अब पचने के बाद फिर कहा जाता है, इससे आगे जाता है छोटी आंत में, कहा जाता है हमारा खाना छोटी आंत में। ठीक है, अब छोटी आंत में क्या करता है, अब आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आमाशय से निकलकर छोटी आंत में प्रवेश करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत आहार नाल यानी कि नाल को क्या कहते हैं, गट, क्या कहते हैं, गट, ठीक है, का सबसे लंबा भाग लगभग 6.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आप याद रखना ये, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, लगभग 6.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लंबा होता है, यह अत्यधिक कुंडलित होती है, यानी कि यह सिकुड़ा हुआ होता है बहुत, यानी कि बहुत ही सिकुड़ा हुआ होता है, बड़ी आंत के बीच में फंसा हुआ होता है। यह हमारी बड़ी आंत है, ठीक है, ये बड़ी आंत है, और इसके बीच में छोटी आंत सिकुड़ी हुई होती है, बहुत छोटी 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 टुकड़ों से इस तरीके से सिकुड़ी हुई होती है, यानी कि कुंडलीकार आकार में होती है, यानी कि पूरे बड़ी आंत के बीच में इस तरीके से सिकुड़ी हुई होती है। ठीक है, यह पूर्ण पाचन का स्थान होता है, जो पाचन बचा रहता है आमाशय से निकल करके यहाँ पूरा पाचन होता है, यहाँ कुछ नहीं बचता है, पूरा पाचन हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में 2 ग्रंथियों से पाचक रस प्राप्त होता है, 2 ग्रंथियां, यहाँ पे भी 2 ग्रंथियां हैं जो पाचक रस प्राप्त होता है। कौन कौन सी ग्रंथि है, पहली ग्रंथि है यकृत, दूसरा है अग्नाशय। यकृत क्या करता है, यकृत हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, किस तरीके से करता है, देखिए, यकृत, लीवर, आप जानते होंगे लीवर, इससे देखिए, आप सोचते होंगे कि ये अंग्रेजी के वर्ड क्यों लिखा रहा हूं मैं, अंग्रेजी के वर्ड मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि आपका डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आप भी खुद जानते हैं कि वो यकृत नहीं बोलते हैं ना, आप यकृत बोलते हैं, आप बोलते हैं हमारे लीवर में दिक्कत है। ठीक है, तो आजकल भारत में कम से कम 40% लोग इंग्लिश के वर्डों का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यकृत को ना समझ करके लीवर को जानते हैं। ठीक है, यकृत किसी से कहोगे कि हमारे यकृत में थोड़ी सी दिक्कत है तो वो नहीं समझ पाएगा, और आपने कह दिया लीवर में दिक्कत है मेरी, तो ठीक है, तो जो साधारण इंसान होगा वो भी समझ लेगा कि हाँ लीवर में दिक्कत है लड़के की। ठीक है, तो इसलिए इसको अंग्रेजी का अनुपात करना जरूरी होता है। तो आगे देखिए, लीवर, इससे पित्तरस क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है, पित्तरस। ठीक है, पित्तरस का भंडारण पित्राशय में होता है, पित्तरस का भंडारण क्या होता है, पित्राशय में। ठीक है, यहां तक हमने अच्छे से पढ़ लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज आपने पढ़ा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो आप एक बात सोच रहे होंगे कि भैया ने तो इतना लंबा करा दिया, हम याद कैसे करेंगे। इसका कारण है, ठीक है, कुछ आए लिखने के लिए तो ये नहीं होता है कि पूरा लिखना होता है। ऐसे आया कि मानव में पोषण एक्सप्लेन कीजिए विद डायग्राम के साथ, ठीक है, तो इतना नहीं लिखना होगा।
इतना नहीं लिखना होगा, थोड़ा थोड़ा लिखना होगा कि अमाशय से लेकर नीचे तक किस तरीके से हमारा भोजन पचता है। ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए है, आपके लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन आता है बीच में से बंद करके, फॉर एग्जाम्पल आप वो पूछ ले कि छोटी आंत में कितनी ग्रंथियां होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी लिखना जरूरी है कि छोटी आंत में 2 ग्रंथियां होती हैं, यकृत, यकृत मदद करती है और अग्नाशय, 2 मदद करती हैं। क्या कौन कौन सी? यकृत मदद करती है, अग्नाशय, ठीक है। और वो पूछ ले कि हमारे अमाशय में कितनी ग्रंथियां होती हैं, तो जठर ग्रंथियां होती है तो कितनी होती हैं? 3, ठीक है, जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और पेप्सिन, और तीसरा था श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। तो ये क्या है? ये सिर्फ नॉलेज की बात है, इसलिए मैं कराता जा रहा हूं, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं कराना है तो फिर नहीं कराऊंगा। इससे ये है कि आपकी नॉलेज ऊपर होगी। अब ऐसा तो है नहीं हाई स्कूल तक पढ़ने के बाद आगे पढ़ो ना, ये नॉलेज हर जगह काम आएगी आपके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक टॉपिक एक दिन में पूरा, पर ये है कि नॉलेज के लिए ये करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लीवर किस तरीके से कार्य करता है, और छोटी आंत में जब खाना प्रवेश करता है तो किस तरीके से पाचन करता है, और कौन कौन सी चीजें उसके लिए मदद करती है पाचन करने में, ठीक है। ये हमने अच्छे से पीछे पढ़ा था, ठीक है। आज हम पितरस के 2 कार्य पढ़ेंगे, ये भी छोटी आंत का ही कार्य है, और छोटी आंत में किस तरीके से कार्य होता है खाना पचाने में, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए लिखा है, अमाशय से आने वाले आंशिक रूप से पचे हुए अम्लीय को क्षारीय में बनाता है। ये पितरस क्या करता है कि जो अमाशय से, जो हमारे अमाशय या स्टमक से जो खाना आता है, वो उस खाने को अम्लीय से किस में बदलता है? क्षारीय में बदलता है। अम्लीय से क्षारीय रूप में परिवर्तित करता है, फिर क्षारीय रूप में परिवर्तित होता है। और देखिए अम्लीय में आएगा तो क्षारीय रूप में परिवर्तित नहीं होगा, तो हमारी जो छोटी आंत है उसकी परतें तो क्या होगी? जल जाएंगी। क्या होगी? जल जाएंगी, क्योंकि अम्ल तो अम्ल है, तो उसको परिवर्तित करने का एक ही प्रक्रिया होती है कि उसे परिवर्तित कर देता है पितरस, ठीक है। आगे है, ताकि अमाशय से आने वाले एंजाइम उस पर अच्छे से कार्य कर सके, ठीक है। जो अमाशय से एंजाइम आ रहे हैं, ठीक है, पाचन करने के, वो अच्छे से कार्य कर सके और अच्छे से उसमें पाचन हो सके, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। फिर आगे दूसरा है, पितृ लवण भोजन में मौजूद वसा को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, ठीक है। जो पित्त में मौजूद लवण होता है, जो पित्त में मौजूद लवण होता है, वो छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। आप जानते हैं कि आप खाना मुंह भर भर के खाते हैं, ठीक है, तो वो छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित होता है। अमाशय से गोले बन करके आते हैं, उसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है, और उसके बाद उसे उसका पाचन करता है, ठीक है। वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? देखिए, एक होता है इमल्सीकरण, इसे कहते हैं इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन, जिससे इन पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे इन पर एंजाइम की, जो एंजाइम इसमें अंदर होते हैं, उनकी क्रियाशीलता, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? उनकी काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और हमारा खाना जल्दी जल्दी पचने लगता है, ठीक है। ये कार्य कहाँ चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? छोटी आंत में। कार्य कहाँ चल रहा है? छोटी आंत में, ठीक है। ये सब छोटी आंत में होता है, पितरस भी छोटी आंत में ही होता है, अमाशय से आता है और छोटी आंत में ये कार्य चल रहा है, ठीक है। फिर आता है नीचे अग्नाशय। अग्नाशय सीलियक रस कहते हैं या पैनक्रिएटिक जूस का श्रवण करता है, ठीक है। अग्नाशय में ये क्या करता है? पैनक्रिएटिक जूस का श्रवण करता है। पैनक्रिएटिक जूस टाइप का एक रस होता है, उसे श्रवण करता है, यानी कि उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। इससे मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं, और इसमें जो मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं, इसमें पैनक्रिएटिक में एंजाइम मौजूद ट्रिप्सिन होते हैं, वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं, अपने अंदर जो प्रोटीन होती है उसका पाचन कर देते हैं, और उसके बाद आगे से अपना कार्य शुरू कर देते हैं, ठीक है। लाइपेज एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करते हैं, और जो लाइपेज एंजाइम होता है, 2 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन होता है एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या का पाचन करता है? ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का, लाइपेज एंजाइम पाचन करता है वसा का। वसा क्या? तेल, जो हम मतलब ऑयली चीज खाते हैं, वो उनका सबका पाचन कर देता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है।
प्रोटीन कौन सा एंजाइम पाचन करता है, और लाइपेज किसको पाचन करता है, ठीक है, या वसा को कौन पाचन करता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर छोटी आंत की भित्तियों में ग्रंथियां होती हैं जो आंतररस स्त्रावित करती हैं, आंतररस स्त्रावित करती हैं, जिसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल से कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से आंतररस जो स्त्रावित होता है, हमारे उपस्थित होता है एंजाइम तो भित्तियों में, तो वो क्या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित करता है, ठीक है। इन तीनों चीजों को अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमारा जो अमाशय है, किस तरीके अमाशय से जो खाना आता है किस तरीके से छोटी आंत में पचता है और कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, अच्छे से आपको बहुत ही मक्खन तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे अब पढ़ेंगे हम अपशोषण। इसमें अपशोषण किस तरीके से होता है, फिर पढ़ेंगे स्वांगीकरण, फिर पढ़ेंगे विसर्जन, ठीक है। अपशोषण छोटी आंत के आंतरिक अस्तर पर बहुत सारे उंगली जैसे अवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम यानी कि बिली कहते हैं। दीर्घरोम अवर्ध, उंगली जैसे अवर्ध यानी कि हमारी उंगली नुमा अवर्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम। क्या कहते हैं, दीर्घरोम, ठीक है। यह दीर्घरोम भोजन को अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब क्या है, सतही क्षेत्रफल को हमारी जो छोटी आंत है उसे थोड़ा सा फैलाने का काम करते हैं, थोड़ा सा उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, उससे कि जो भोजन है हमारा वो जल्दी से जल्दी पच सके, यानी कि पच जाए, जल्दी से जल्दी पच जाए, पाचन हो जाए उसका, इसलिए उसको सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं, जिससे पचे हुए भोजन का अवशोषण जल्दी हो सके। जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, यानी कि हमारा शरीर है वो एब्जॉर्ब जल्दी कर सके, इसलिए उसे क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में बहुत ज्यादा में रुधिर वाहिकाएं मौजूद होती हैं। रुधिर वाहिकाएं का मतलब जो हमारी रुधिर, जो हमारी मतलब खून की नसें होती हैं वो दीर्घरोम में बहुत ज्यादा होती हैं। इसमें दीर्घरोम में बहुत ज्यादा होती हैं रुधिर वाहिकाएं, इसलिए यह रुधिर वाहिकाएं पचे हुए भोजन को पूरे शरीर तक ले जाती हैं। यह रुधिर वाहिकाएं का क्या काम होता है, पचे हुए भोजन को पूरे शरीर तक, प्रत्येक पार्ट तक ले जाती है। पचे हुए भोजन को उनके प्रोटीन या एनर्जी वगैरह को प्रत्येक पार्ट तक उनका ले जाने का काम होता है, ठीक है। फिर आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, स्वांगीकरण का मतलब होता है कि प्रत्येक अंग को हमारे भोजन, जो हमारा भोजन है हम खाते हैं उसकी एनर्जी को प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। भोजन के अवशोषण के पश्चात स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं पचे हुए भोजन को खुद में विलीन करके जीव द्रव्य का हिस्सा बना लेती हैं, यानी कि खुद में विलीन कर लेती हैं। प्रत्येक पार्ट उस जो हमारी रुधिर वाहिकाएं होती है प्रत्येक पार्ट की एनर्जी को ले जाती है प्रत्येक पार्ट तक, और उस पार्ट को, उस हिस्से को, वो हिस्सा अपने अंदर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है। फिर हमारे अंदर ताकत यानी कि एनर्जी आती है और हमें महसूस होता है कि हाँ हम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई इंसान थोड़े दिन तक खाना नहीं खाए ना पानी पिए तो उसकी क्या हालत हो सकती है, ठीक है। उसी तरीके से ये मतलब हमारा शरीर एक किसकी तरह, एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि कौन सी प्रक्रिया कहां से कहां तक चल रही है और हम कहां से पढ़ते हुए कहां तक आ गए, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा शरीर कार्य करता है, ठीक है। आगे देखिए, यहां तक देख लिया कि हिस्सा बना लेता है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन आता है उसे कोशिकाएं अपना हिस्सा बना लेती है, अपने खुद में खुद विलीन करके, ठीक है। जो अपचा पदार्थ रह जाता है छोटी आंत से निकल करके बड़ी आंत में जाता है। कहां जाता है, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाकर के वो बड़ी आंत उसका क्या करती है, बड़ी आंत में जो हमारे दीर्घरोम होते हैं, बड़ी आंत में जो हमारे दीर्घरोम होते हैं, जो हमारे अपचे पदार्थ में पानी रह जाता है यानी कि जल रह जाता है, उसे अवशोषित करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। सही, जल रह जाता है उसे एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। उसके बाद वो जो वेस्टेज रह जाता है उसे क्या करता है, जो हमारा मलाशय होता है वहां तक पहुंचाता है। मलाशय के बाद वो सब चीज गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाती है, ठीक है। क्या होता है, अपचा पदार्थ छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है तथा बड़ी आंत में मौजूद दीर्घरोम इस
इसमें से जल को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, मैंने वही बताया कि जो दीर्घ होते हैं उसमें से जल को अवशोषित कर लेते हैं, उसके बाद विसर्जन आता है। लास्ट पॉइंट है मतलब पाचन क्रिया का विसर्जन। विसर्जन क्या होता है? अपचय भोजन को मलाशय में एकत्रित होता है। जो अपचय भोजन होता है मलाशय में एकत्रित होता है और गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी को विसर्जन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विसर्जन। ठीक है, गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है जो अपचा भोजन होता है, उसी को क्या कहते हैं? विसर्जन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से हमारी जो पूरी प्रक्रिया है, भोजन को कैसे पचाता है हमारा शरीर, किस तरीके से खाते हैं, खाने से लेकर के निकालने तक की प्रक्रिया को आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, खाने से लेकर निकालने तक की प्रक्रिया आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा और हमारे प्रत्येक अंग किस तरीके से कार्य करते हैं इसके लिए आपको वो भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मक्खन की तरह समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है।